Hello everyone and welcome back to another session of SSC CGL Mains Reading Comprehension Practice। तो टेस्ट नंबर 26 लाइव हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं करा है, आई रिक्वेस्ट यू कि टेलीग्राम चैनल पे जाइए इंग्लिश माध्यम के और जाके टेस्ट नंबर 26 अटेम्प्ट कीजिए। ओके, मॉक टेस्ट नंबर 26। तो मॉक टेस्ट नंबर 26 का आज हम करेंगे पैसेज 1। ओके, ठीक है। तो आपको पता है टेलीग्राम हमारे इंग्लिश माध्यम के चैनल पे यूट्यूब और टेलीग्राम पे हम अभी एसएससी सीजीएल मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, आज टेस्ट नंबर 26 लाइव हो चुका है। इससे पहले 25 टेस्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, जिन बच्चों जो अभी नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ में, उनको अगर अपने सीजीएल प्रैक्टिस सीएचएस प्रैक्टिस अपनी अच्छी करनी है, इम्प्रूव करनी है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसको क्लिक कीजिए और जाके अपने सारे 25 टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। ओके, 45-50 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है। आप अटेम्प्ट कीजिए, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कीजिए और एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में अपना मेरिट लिस्ट में अपना नाम सिक्योर कीजिए। ओके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और यही हमारा लोगो भी है इंग्लिश माध्यम का, प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, उतना आपको कम एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। तो हार्ड वर्क करना अगर आपको आ गया सही तरीके से, तभी आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। आप एक दिन अचानक से उठ के स्मार्ट वर्क करने नहीं लग जाएंगे। आपको पहले हार्ड वर्क में परफेक्शन हासिल करना होगा। जब आपने हार्डवर्क की खूब सारा प्रैक्टिस करी है, जो कि हम सब लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने अपने फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक में यही प्रैक्टिस करा है। जिसने यहाँ प्रैक्टिस नहीं करा, उसने जब ड्रॉप किया 1 साल या अपनी कॉलेज की डिग्री ली, वो 3 या 4 साल जो भी आपने डिग्री ली है XYZ, है ना, उन सालों में हमने यही प्रैक्टिस करा है, हार्डवर्क करना। तो अब उस हार्डवर्क के बेसिस पे हमें सीखना है स्मार्ट वर्क करना। इतना हमने प्रैक्टिस करा है, अब इसमें हम परफेक्ट हो चुके हैं हार्डवर्क करने में। अब हमें करना है स्मार्ट वर्क। ओके, और स्मार्ट वर्क की फर्स्ट स्टेप यही है। रीड, आपने ग्रामर सबने पढ़ी है, इंग्लिश ग्रामर आपने ग्रामर पढ़ी है, क्वालिफाई करी है प्री, तभी आप मेंस तक पहुंचे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके साथ में जितना भी कंपटीशन है सबने ग्रामर पढ़ी है। ठीक है, तो अब हमें चाहिए स्मार्ट वर्क। अब यह स्मार्ट वर्क कैसे होगा? हमें जितना कंपटीशन है, 100 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं, है ना, मेंस का सपोज करो, तो उन 100 बच्चों ने ग्रामर पढ़ी है। किसी ने ज़्यादा अच्छी पढ़ी होगी, किसी ने कम थोड़ी पढ़ी होगी, पर ग्रामर सबने पढ़ी है। ओके, क्योंकि सभी प्री क्वालिफाई करके मेंस में आए हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हो सकता है आपको टफ लग रहा वो हो सकता है आपके साथ में 50 बच्चों और को टफ लग रहा होगा। ठीक है, आपको अगर पैराजंबल या क्लॉज टेस्ट जो है वो टफ लग रहा है, तो उन 50 बच्चों को टफ लग रहा है, तो आपको इन 50 में से स्टैंड आउट करने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर क्लॉज टेस्ट 5 नंबर का आया और सबने अगर 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 3 ही उनके मार्क्स आए, आपके भी 3 मार्क्स आए, तो आपको मेरिट में अपना नाम लाने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, और वो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिलाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि इसमें कोई भी आपकी ग्रामर स्किल्स एनालाइज नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपकी बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है। ओके, अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश अगर आपको समझ में आती है, टूटी फूटी भी बोलने आती है, ठीक है, आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है, आपकी वोकैब चाहे अच्छी हो ना हो, आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है इंग्लिश की, तो आप आरसी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और एसएससी सीजीएल मेंस का मेजर पोर्शन आरसी का आता है। ठीक है, 3 आरसी तो आते ही आते हैं। ठीक है, अगर 5 मार्क्स का भी एक आरसी आ रहा है, तो सपोज करो कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग बताते हैं ना, कि इससे मिलता जुलता वर्ड बताओ, उसमें सारे वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं, हमें नहीं पता चल पाता। उस क्वेश्चन को अगर छोड़ भी दें, 4-4 मार्क्स भी आप सब में स्कोर कर ले, तो आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे? तो 12 मार्क्स आपके पूरे हो गए। ठीक है, तो आपको 12 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे बाकी बच्चों से। जो बच्चे इसको आरसी को छोड़ेंगे, उनके कंपैरिजन में आपको 12 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। वो 12 मार्क्स
आपको मेरिट में जगह दिलाने के लिए काफ़ी हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे मेरिट से छूटते हैं 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से, कोई 3 नंबर से। ये 12 मार्क्स तो आपको मेरिट में पक्की जगह दिला देंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ओके, तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं विथ थॉट ऑफ द डे, दैट इज द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। बोल रहे कुछ भी काम शुरू करने का मतलब एक लौता तरीका, यहाँ पे द वे लिखा है, मैं बोलूंगी द ओनली वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते रहते हैं, जब उनके एक्शंस की बारी आती है तब जीरो हो जाते हैं, तब टाई फिस हो जाते हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ये कर दिया, उखाड़ दिया, वो कर लिया, फलाना धमाका, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब काम करने की बारी होती है तो वो सबसे पीछे खड़े होते हैं, यार मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई, नहीं तो मैंने तो कर ही लेना था। तो वो बोल रहे द वे टू गेट स्टार्टेड, कोई भी काम शुरू करने की सबसे अच्छा तरीका है कि आप बात करना बंद करके काम करना शुरू करें। ओके, आप बात करना, और दूसरी चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि आप ख्याली पुलाव बनाना बंद करके एक्शंस पे काम करें। ठीक है, आपने पढ़ना है सुबह, आपको लगता है कि मैं सुबह जल्दी उठ के ज़्यादा कवर कर सकता हूँ सिलेबस, या मेरे पास थोड़ा, अगर मैं वर्किंग एक एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास टाइम कम है, मैं सुबह जल्दी उठ के ज़्यादा टाइम कवर कर सकता हूँ, मतलब 2 घंटे 3 घंटे आराम से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? बातें तो आप रोज़ सोचते हो मैं करूँगा, लेकिन अगर आप 11 बजे तक फ़ोन ही देखते रहोगे तो आप सुबह जल्दी कैसे उठोगे? है ना? और सुबह का आपने अलार्म लगाया, लेकिन आप उसको बंद करके, अगर 11 बजे आप सो रहे हो, 12 बजे सो रहे हो, तो आप नहीं उठ पाओगे 4 बजे, बिकॉज हमारा ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स चाहिए होता है करने का टाइम, है ना? तो वही चीज़ है कि ख्याली पुलाव बनाना कर छोड़कर एक्शंस के ऊपर अपना फ़ोन थोड़ा दूर रखो, अलार्म ज़्यादा ज़ोर का बना दो, 2 अलार्म लगा दो, एक फ़ोन में एक किचन में, जिससे आपको किचन की तरफ भाग के जाना ही पड़ेगा। किचन की तरफ गए तो आपने पानी पी लिया तो आप सोचो मुँह भी धो लो, है ना? थोड़ा बहुत आपको अपने उसको एफर्ट्स बनाने पड़ेंगे, टास्क बनाने पड़ेंगे, जिनसे आप एक्शंस में आ सको। ठीक है, चलते हैं अब सेशन की तरफ, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आरसी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। किसके लिए? एसएससी सीजीएल के लिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आना हमारा मकसद है, ऑफिसर ग्रेड का रैंक लेना हमारा मकसद है। ओके, तो अभी तक के जितने भी सेशंस हुए हमने यही डिस्कस करा कि हमने आरसी की स्टार्ट पैराग्राफ से नहीं करनी है, पैसेज से नहीं करनी है। अब आप बताइए क्यों नहीं करनी है हमने पैसेज से शुरुआत? हमने पैसेज से शुरुआत इसलिए नहीं करनी है क्योंकि हमें इतने बड़े पैसेज, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, 3 स्लाइड का पैसेज है ना, और उसमें से सेकंड स्लाइड काफ़ी बड़ी है, तो 3 स्लाइड का पैसेज यानी कि 3 पैराग्राफ का पैसेज है। अब 3 पैराग्राफ के पैसेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो इस पैसेज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एडिटोरियल बेस्ड है तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन हमें वहाँ पे अपनी कोई बैठ के ग्रामर, हमें कोई वहाँ पे बैठ के अपनी जीके इम्प्रूव करनी है नहीं ना, हमें चाहिए वो 12 नंबर, हमारा ध्यान पूरा का पूरा होना चाहिए वो 12 एक्स्ट्रा मार्क्स के ऊपर जो हमें मेरिट में लाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ की शुरुआत करने के लिए, अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जब हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तब हम सारे भूल जाएंगे, फिर हम वापस पैसेज पे आएंगे पढ़ने के लिए कि वो क्वेश्चन का आंसर कहाँ था, हमने कहीं तो पढ़ा था पर कहाँ था एग्जैक्टली क्या था वो देखते हैं, तो उससे क्या होगा? टाइम वेस्ट, जो हमें बिल्कुल नहीं करना है ना। तो हम सीधे क्या करेंगे? जाएंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस पे जाने से क्या होता है? हमें कीवर्ड्स और की पॉइंट्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? कीवर्ड्स और की पॉइंट्स, जिनकी वजह से क्या होता है, इन कीवर्ड्स और की पॉइंट्स की रोल क्या होता है कि हमें जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो हमें पूरे पैसेज को मार्क नहीं करना। जैसे आपको पता है ना, अगर आपको अगर रास्ता पता है कहीं जाने का तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर, लेकिन आप किसी जगह पहली बार जा रहे हो और आपको रास्ता नहीं पता, गूगल मैप्स पे लोकेट नहीं हो रही, तो आप ज़रूर इधर उधर भटकोगे। जो रास्ता हो सकता है 15 मिनट का था वो आपको पता नहीं, पूछ पूछ के आप 1 घंटे या 2 घंटे में पहुंचे, है ना। पर नेक्स्ट टाइम के लिए क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको रास्ता पता है तो आप एकदम से पहुंच जाओगे। तो वही चीज़ हमने करनी है, हमने रास्ते का एक हमें आइडिया होना चाहिए कि हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं। तो हमें अगर कीवर्ड्स और की पॉइंट्स पता हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत इजीली अपने पैसेज को जल्दी एक तो पढ़ सकते हैं, हमारी रीडिंग फास्ट हो जाएगी क्योंकि हमें पता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको छोड़ो इसको छोड़ो इसको। फिर हमारे पास सिर्फ कीवर्ड्स और की पॉइंट्स रह जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। हमें पूरा पैसेज ध्यान में रखने का, उसका ओवरऑल जिस्ट ध्यान में रखने का वही ज़रूरत है जहाँ पे पूछा जाए व्हाट डज द पैसेज नॉट अग्री विद, या विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू या इज ट्रू या इज ट्रू। ठीक है,
यहाँ पे हमें पूरा पैसेज को ध्यान में रखने की जरूरत है, इसके अलावा हमारा कीवर्ड्स और की पॉइंट से आंसर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे अभी तक आपने देखा होगा कि जब हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, हमारे पास कीवर्ड्स और की पॉइंट्स होते हैं, तो पैसेज पढ़ते पढ़ते हमें आंसर मिल जाते हैं, हम वहीं पे टिक कर सकते हैं आंसर हमारा कहाँ है। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज इम्पेरेटिव टू ब्रिंग इन अ न्यू लीगल फ्रेमवर्क। वो बोल रहे हैं कि नया एक लीगल फ्रेमवर्क यानी कि नया एक लीगल कानूनी मसौदा बनाने की, फ्रेमवर्क यानी कि ब्लूप्रिंट बनाने की क्यों अनिवार्यता पड़ गई है, क्या ज़रूरत है कि हमें एक नया कानूनी फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, ब्लूप्रिंट बनाने की ज़रूरत है, क्या वजह है। ठीक है, तो हमें पता चल गया जहां लीगल फ्रेमवर्क, न्यू लीगल फ्रेमवर्क को बनाने की अनिवार्यता की बात आएगी वहीं हमें अपना आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट कीवर्ड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, की पॉइंट सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पीकर, बोल रहे हैं कि स्पीकर यानी कि जिसने भी ये पैसेज लिखा है उसके अनुसार व्हाई द ड्राफ्ट नीड्स टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब नीड्स टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कुछ प्लान बनाया है ना, आपने सोचा कि मैं 3 महीने में एसएससी सीजीएल मेंस का कवर कर लूंगा कोर्स, है ना, और मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो, 2-3 महीने में कोर्स कवर कर लूंगा और लास्ट के 1 महीने में प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, आपका कोर्स 3 महीने में पूरा हुआ ही नहीं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको दोबारा बैठ के दोबारा से एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका कितना सिलेबस और बच रहा है पढ़ने के लिए, आपको फिर आगे प्रैक्टिस के लिए कितने दिन कम से कम चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा रीथिंकिंग करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो वही बोल रहा है कि अगर आपका प्लान एक फेल हो जाता है तो दोबारा वापस, आपने ए प्लान बनाया वो फेल हो गया, ठीक है, तो आप वापस दोबारा से एनालिसिस करोगे, बैठोगे, प्लानिंग करोगे, किसके लिए, प्लान बी के लिए। और आपने जो ए में गलतियां करी होंगी उनको जाहिर सी बात है नहीं रिपीट करना चाहोगे यहाँ पे, है ना। तो वो चीज़ होती है कि गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, मतलब आपका प्लान ए फेल हो गया, अब आपको दोबारा से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके दूसरा प्लान तैयार करना है। तो बोल रहे हैं कि इस ड्राफ्ट को दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जाने की जरूरत है, यानी कि ये जो ड्राफ्ट हमने तैयार किया है जिसकी बात इस पैसेज में हो रही है उस ड्राफ्ट में कुछ कमियां होंगी। अब स्पीकर बोल रहा है कि इसको दोबारा से पढ़ के दोबारा से इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। ठीक है, ये वो स्पीकर बोल रहा है। तो ऐसा वो क्यों बोल रहा है हमें ये पता करना है। तो जहां पे भी ड्राफ्ट के दोबारा से प्लानिंग की जरूरत का अंदेशा लिखेगा हमें पैसेज में, वहीं हमें अपना आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिटोरियल। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने पीछे के जो पैसेजेस हुए हैं उनमें भी बात बहुत बार बोली है कि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि इज आर करेक्ट और इज आर नॉट करेक्ट में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, नॉट करेक्ट मतलब जो सही नहीं है, करेक्ट मतलब सही है। अब आप बोलोगे इसमें क्या कंफ्यूजन ऐसा नहीं होता, आपको इंग्लिश आती है, आपने क्वेश्चन सही पढ़ा है, लेकिन जल्दबाजी में गलती करते हैं कि इज करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट वाला लिख देंगे और नॉट करेक्ट पूछा है तो इज करेक्ट वाला लिख देंगे। क्योंकि इन जो ये जो लाइंस हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें कुछ ना कुछ स्टेटमेंट सही होंगी, कुछ ना कुछ गलत होंगी, है ना। तो हम एक दो स्टेटमेंट पढ़ के और पूरा क्वेश्चन ध्यान से, मतलब पढ़ा तो हमने अच्छे से, लेकिन हम जल्दबाजी में ये गलती ज़रूर करते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, और इस क्वेश्चन में से हमें कभी भी कोई कीवर्ड या की पॉइंट नहीं मिलता, इसके लिए हमें पूरा पैसेज ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे हमने पहले ही बात की थी। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल, की जो टेलीकम्युनिकेशन बिल एक कोई ड्राफ्ट किया गया है उसके अनुसार ऑन व्हाट ओकेशंस, किन किन मसलों पे, किन किन वक्त पे गवर्नमेंट कैन प्रिवेंट अ मैसेज फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड, कि गवर्नमेंट रोक सकती है किसी भी मैसेज को आगे बढ़ने से, उसको प्रचार होने से। ऐसे कौन से टाइम होंगे, यानी कि जैसे कोई आप समझो जब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल हटाया गया था तो उस टाइम पे वहाँ पे ब्रॉड टेलीकम्युनिकेशन सारा ठप कर दिया गया था, इंटरनेट बंद कर दिया गया था, सब कुछ बंद कर दिया था, गवर्नमेंट ने उसको बंद किया था ना। तो बोल रहे हैं कि ऐसे कौन सा टाइम होगा, ऐसे कौन सी चीज़ें होंगी, वक्त होगा जब गवर्नमेंट के पास में इस टेलीकम्युनिकेशन बिल के अनुसार गवर्नमेंट के पास में ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो किसी भी मैसेज को पब्लिश होने से रोक सकें, आगे बढ़ने से रोक सकें। आपको पता है ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस टाइम पे जो
अलगाववादी लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव या हेट स्पीच फैलाते हैं, हेट कमेंट्स करते हैं, उनको आगे से आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो हमारी जो आज की जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा फ़ोन से कंज्यूम्ड है, वो सही गलत सोचने में इतना ज़्यादा एक्टिवली नहीं देख पाते, बस जो आगे से आया उसको झट से झट फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके अंदर क्या उसकी ओरिजिनलिटी है, उसमें कितनी सच है कितना झूठ है, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, है ना। तो इससे क्या होता है, देश में बड़ा तनावग्रस्त माहौल हो जाता है। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि वहाँ पे वो रोक देती है, इंटरनेट वगैरह बंद कर देती है। ओके, वट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फ्रेज गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड? ये तो हमें पता चल गया, ये तो मैंने आपको बता दिया क्या मतलब होता है कि आपका प्लान ए फेल हो गया है, अब आपको उसके ऊपर दोबारा से प्लानिंग करनी है ताकि आप दूसरा प्लान बना सकें, है ना। तो इसका आंसर तो हमें पता चल गया है, हैव एन अनहैप्पी और अनप्लीजेंट आउटकम, कि हमारे पास कुछ जो रिजल्ट आया वो सही नहीं आया, उससे हम खुश नहीं हैं। नहीं, इन अ रो विद द एंड ऑफ वन ऑब्जेक्ट टचिंग दैट ऑफ अनदर, बोल रहे हैं कि ऐसे में ऐसी उसमें फंसना, मतलब ऐसी परिस्थिति में फंसना कि इसका जो अंत था उससे दूसरी चीज़ की शुरुआत हो गई, है ना। यानी कि आर्टिकल 360 हटा दिया गया लेकिन उससे वहाँ पे दंगे भड़क गए, तो ये एक चेन बन गई। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। कॉज समवन और समथिंग टू स्टॉप एग्जिस्टिंग और डाई, ऐसे हालात बनाना कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ कभी थी ही नहीं या मर गई, ठीक है, तो ये भी इसका नहीं है। टू स्टार्ट प्लानिंग समथिंग अगेन बिकॉज द फर्स्ट प्लान फेल्ड, यही हमारा आंसर है। तो देखो ऑप्शन डी तो हमने यही सॉल्व कर, क्वेश्चन नंबर 5 एक नंबर तो हमने यही पक्का कर लिया, हमारा एक नंबर तो आ गया, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ, पैसेज की तरफ। द ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल, जो एक टेलीकम्युनिकेशन बिल था उसका जो मसौदा था, पुट आउट लास्ट वीक फॉर पब्लिक कमेंट्स, उसको हमने पब्लिक कमेंट्स के लिए सामने रख दिया। पुट आउट मतलब सामने रखना, किसके लिए? पब्लिक कमेंट्स के लिए, कि जनता के इसके ऊपर क्या विचार है उसके लिए हमने सामने रख दिया। कब? लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। अब आपको बता देती हूँ, ये पैसेज अभी के नहीं है, ये जो एडिटोरियल है ये अभी का नहीं है, तो आप ये मत सोचिएगा कि लेटेस्ट ही कोई न्यूज़ चल रही है, ठीक है। पीछे के कुछ एडिटोरियल्स उठाए गए हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। ओके, हिंट्स एट अ डिस्टर्बिंग गवर्नमेंटल परस्यूट, वो बोल रहे हैं कि किसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, हिंट कर रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो अप्रोच है, परस्यूट है, वो कितना डिस्टर्बिंग है, ठीक है। फॉर मोर कंट्रोल, डिस्टर्बिंग क्यों है? डिस्टर्बिंग है मतलब कितना अनैच्छिक है, कितना कंट्रोवर्शियल है, कितना इसके ऊपर मतभेद हो सकता है। क्यों? फॉर मोर कंट्रोल, किस लिए है? कि वो ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं ओवर अ रेंज ऑफ डिजिटल एप्लीकेशंस, किसके ऊपर? जो भी हमारे डिजिटल एप्लीकेशंस हैं, और कई सारी डिजिटल एप्लीकेशंस के ऊपर। कौन कौन सी हैं? जैसे कि हमारे व्हाट्सएप वगैरह हो गया। अब आपको पता है कि अब कितने बार सुप्रीम कोर्ट गई है गवर्नमेंट कि हमें इनके वो डेटा नहीं मिल रहे, तो व्हाट्सएप जो है वो नॉर्वे बेस्ड शायद कंपनी है, तो वो मना कर देते कि हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है, हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। जबकि ये चीज़ चाइना में नहीं कर सकते। चाइना में अगर कोई इतना रिजिड कोई कंपनी रूल अपनाए तो चाइना उसको लॉन्च ही नहीं करने देते। जैसे गूगल चाइना में बैन है ना, उनका अपना ही एक सर्च इंजन चलता है चाइना में। ओके, तो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को ज़्यादा कंट्रोल चाहिए डिजिटल एप्लीकेशंस के ऊपर एंड ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज। टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज कौन सी होगी? देश की जो प्रमुख स्ट्रीमिंग सर्विसेज कौन सी होगी? जैसे अभी अमेजन प्राइम चलता है और नेटफ्लिक्स चलता है ना, देश में चल रहे हैं ना स्ट्रीमिंग सर्विसेज। दैट मिलियंस ऑफ इंडियंस यूज डेली, जो कि बहुत लाखों लाख इंडियंस रोज के लिए यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं। इट सीक्स टू डू दिस बाय ब्रिंगिंग देम अंडर द एम्बिट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। वो बोल रहे हैं कि वो ऐसा कैसे करना चाहती है, सीक्स टू डू मतलब उनकी प्लानिंग क्या है, वो कैसे करना चाहती है ये, बाय ब्रिंगिंग, जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है उनको एम्बिट ऑफ मतलब होता है कि उसके दायरे में लेकर आना। किसके दायरे में लेना? कि इन सबको डिजिटल एप्लीकेशंस को, टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज को टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के दायरे में लेकर आना, ठीक है। अब देखो ये टेक्निकल टर्म्स है। टेलीकम्युनिकेशन क्या है? जिसमें हम लोग विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, हम दूसरे से बात कर सकते हैं, उसकी सुन सकते हैं, उसको अपनी बोल सकते हैं, है ना। अब व्हाट्सएप में तो ये कर सकते हैं,
ठीक है, जूम पे भी ये कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स में आप ये कर सकते हो, आप उनकी सिर्फ देख सकते हो, आप अपनी बात तो उन तक नहीं पहुंचा सकते। हाँ, उनके कमेंट सेक्शन से आप बता सकते हो, ये अगर उसको ये टेलीकम्युनिकेशन कहना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं, हमें इतना ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है डीप में, हमें सिर्फ मोटा मोटा इसका मतलब समझना है। द ऑपरेशन ऑफ विच वुड रिक्वायर अ लाइसेंस, कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में ले आएंगे जिसकी वजह से जो इनके ऑपरेशंस होंगे, किनके, ये जो डिजिटल एप्लीकेशंस या टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, इनके जो ऑपरेशंस होंगे इसके लिए लाइसेंस चाहिए होगा। दैट इज इफ द ड्राफ्ट प्रोविजन, कब, अगर ये ड्राफ्ट जो है इसके अंदर के जो प्रोविजंस हैं वो मान्य हो गए, गो थ्रू हो गए, मतलब डू गो थ्रू मतलब मान्य हो गए। ठीक है, दिस मीन्स द लाइक्स ऑफ व्हाट्सएप, Zoom and Netflix will be considered telecommunication services। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि इसका मतलब हुआ कि जो व्हाट्सएप या Zoom या Netflix की तरह के जो चीज़ें हैं, जो मीडिया सोर्सेज हैं, इनको भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के अंडर में कंसिडर किया जाएगा। एंड सो वुड अ होल रेंज ऑफ डिजिटल सर्विस, और ऐसे ही पूरा जो रेंज ऑफ एक डिजिटल सर्विसेज का जो रेंज है उसको भी, दैट आर एनी वे रेगुलेटेड बाय द, जिनको अभी इस वक्त के लिए किसके द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, आईटी एक्ट के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, यानी कि वो किसके रेगुलेशन के अंदर आ रहे हैं, आईटी एक्ट के अंदर। दिस द गवर्नमेंट वांट्स टू डू बाय अ वाइड एक्सपेंशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ टेलीकॉम सर्विस। वो बोल रहे हैं कि ये कैसे करेगी गवर्नमेंट कि इन सबको टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के अंडर में ले आए। उसका क्या है प्लान, कि वो इसकी डेफिनेशन, टेलीकॉम सर्विस की जो डेफिनेशन है उसको चेंज करेंगे, उसके अंदर में रेंज बढ़ा देंगे। अभी होता है कि जिसमें हम बात कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, उनकी सुन सकते हैं, है ना, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, ये हो गए टेलीकॉम। बाद में हो जाएगा कि कोई एक भी अगर अपनी बात कह रहा है, वन साइडेड भी हो, तो वो भी टेलीकॉम सर्विस के अंडर में आ गया। ये हो सकता है उनका प्लान हो। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, टेलीकॉम सर्विस की डेफिनेशन चेंज करके उसकी रेंज बढ़ा देंगे। ये गवर्नमेंट का प्लान है। द न्यू डेफिनेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस टू इलेक्ट्रॉनिक मेल, फ्रॉम वॉइस मेल टू वॉइस, वीडियो एंड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज। बोल रहे हैं कि जो नई डेफिनेशन होगी उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से लेके इलेक्ट्रॉनिक मेल तक, यानी कि हमारे पास जो जीमेल आता है वो भी टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, वॉइस मेल, जो हम अगर किसी को वॉइस मेल भेजते हैं वो से लेकर जो हम डायरेक्ट किससे बात करते हैं वो वॉइस, वीडियो, कोई भी वीडियो हमने शेयर करी वो, एंड डेटा कम्युनिकेशन, कोई भी हमने फाइल पीडीएफ वगैरह शेयर करी वो, यानी कि हम जो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ्स दे रहे हैं ना, वो भी इसके अंडर में आ जाएंगी। ओके, फ्रॉम इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज, यानी कि इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विसेज, टू ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विस। ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज होंगी कुछ, जैसे कि ये एग्जाम्पल तो व्हाट्सएप वगैरह का ही है। ठीक है, इन सबको इंक्लूडिंग दोज दैट द गवर्नमेंट मे नोटिफाई सेपरेटली, और ये तो है ही है, और इसमें वो भी होंगे जिनके बारे में अभी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किया, इनके बारे में बाद में अलग से बयान कर देंगे। ठीक है, इनको अलग से इत्तला कर देंगी इनके बारे में। ओके, वो भी इसमें इंक्लूड होंगी। इट इज ऑल वेल टू स्टेट, यानी कि ये कहना बिल्कुल सही होगा, एज द गवर्नमेंट हैज डन, जैसा कि गवर्नमेंट ने किया भी है, दैट द कंट्री रिक्वायर्स अ न्यू लीगल फ्रेमवर्क। आपको एक क्वेश्चन याद आ गया, हमने जहाँ पे पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि न्यू लीगल फ्रेमवर्क की क्यों जरूरत है। ठीक है, तो आ गया वही चीज कि कंट्री को नए लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है, एंड नॉट द एग्जिस्टिंग वन, और जो अभी चल रहा है उसको नहीं, क्योंकि जो अभी वाला है वो है बेस्ड ऑन इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। अभी देखो हम 2022 में चल रहे हैं, 23 में एंटर करने वाले हैं, तो लेकिन अभी भी हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन के चल रहे हैं प्रोटोकॉल्स, वो एक 1885 में टेलीग्राफ एक्ट पास हुआ था, उसी के बेसिस पे चल रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब इतना सेंचुरी चेंज हो चुका है, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तब टेलीग्राफ होता था, अब तो टेलीग्राफ टेलीग्राम है जिसमें आप
अपने ये देखते हैं, हमारे पीपीटीज और पीडीएफ्स देखते हैं, एग्जाम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल पे, और अपनी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन को इम्प्रूव करते हैं। टू डील विद द रियलिटीज ऑफ 21st सेंचुरी, बोल रहे 21वीं सदी की जो सच्चाई है उसके साथ डील करने के लिए हमें टेलीग्राफ एक्ट 1885 नहीं चाहिए, बल्कि नए लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। आंसर मिल गया हमें, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, सदी का चेंज हो चुका है, तो उसमें हमें यहाँ पे काफ़ी सारा कम्युनिकेशन चेंज हुआ है, तो उसके लिए हमें नए रूल्स की ज़रूरत है। बट इट इज़ नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है दैट हैज़ इवॉल्व्ड इन ओवर अ सेंचुरी, की एक सदी के अंदर, मतलब एक सेंचुरी के डिफरेंस में सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज नहीं है, बट ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ यूजर राइट्स। बोल रहे हैं कि जो हमारी आज की डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे राइट्स क्या हैं उससे, और उसकी जो एक्सपेक्टेशन है कि हमारे राइट्स क्या होने चाहिए, उसकी उसकी समझ में भी चेंज आया है। अब देखो, पहले ज़माने में जब 1885 की हम बात करें तब आपको गिने चुनी विमेन मिलती थी ऑफिस बेयरर के रूप में, ठीक है, जो ऑफिस जा रही हैं, वर्किंग है, ज़्यादातर वो पर्दा सिस्टम है, घर में है। अब आज की डेट में लगभग हर घर में से एक या दो औरतें काम कर रही हैं, तो सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग पे चेंज आया है। उस टाइम पे पर्दा सिस्टम होता था कि बहू है तो वो पर्दे में रहेगी, घूंघट में रहेगी। आजकल बहुएं घर में ही जो कि बहुत अच्छी बात है कि घर से ही अच्छे ड्रेसअप होके जा रहे हैं बाहर, राइट। तो क्या हुआ है, हमारी समझ में भी चेंज आया है ना। प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी, और किस चीज़ में चेंज आया है कि हमारे अधिकार, हमारी प्राइवेसी क्या है ना, लोग जानते हैं अपनी प्राइवेसी क्या है। पहले तो होता था कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ प्राइवेसी नहीं होती थी, अब तो उनको भी, हमें भी स्पेस चाहिए, राइट। एंड ट्रांसपेरेंसी की क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है, छलावा नहीं होना चाहिए, दिखा क्लैरिटी एक दिखनी चाहिए। नॉट लॉन्ग अगो, बहुत टाइम पहले की बात नहीं है, द हाइएस्ट कोर्ट इन द कंट्री एक्नॉलेज्ड अ सिटीजन्स राइट। बोल रहे हैं कि बहुत टाइम पहले की बात नहीं है जब इंडिया के हाईएस्ट कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, माना था कि सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, कि जो हमारे जनता है उसका जो अधिकार है अपनी प्राइवेसी का, वो एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। दिस ड्राफ्ट हाउएवर डिसअपॉइंट्स ऑन द अबव काउंट्स, और जो ये ड्राफ्ट है वो इस बात के ऊपर खरा नहीं उतर रहा, वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ओके। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार, फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट हैज द पावर, इसके अनुसार मान लेते हैं कुछ पल के लिए गवर्नमेंट के पास पावर है किस चीज़ की, टू प्रिवेंट अ मैसेज। अब ये एक आपको याद आ गया, हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट कब मैसेज को प्रिवेंट कर सकती है पब्लिश होने से, ट्रांसमिट होने से। गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू प्रिवेंट अ मैसेज फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड, कि उसको ट्रांसमिट किया जाए ऑन द अकरेंस ऑफ एनी पब्लिक इमरजेंसी, कब, जब कोई पब्लिक इमरजेंसी हो, और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, या फिर पब्लिक की सेफ्टी के हक में, ठीक है। यानी कि दो मुद्दों पर वो इस चीज़ को रोक सकती है, जब कोई पब्लिक इमरजेंसी हो या फिर पब्लिक सेफ्टी का सवाल हो, ठीक है। तो हमें इसका आंसर मिल गया कि गवर्नमेंट कब ले सकती है ये कदम, कब हमारे मैसेज को आगे पब्लिश होने से रोक सकती है। हमें 3 आंसर्स मिल चुके हैं, आगे चलते हैं। Another clause in the draft bill requires an entity that has been granted a license to, बोल रहे हैं कि एक दूसरा क्लॉज है ड्राफ्ट में जिसके अनुसार हमें एक एंटिटी की जरूरत है। एंटिटी की जरूरत है मतलब हमें एक टीम बनाने की, जैसे एक होता है ना कि हाँ ये भी एक ऑफिस है जो इसको रेगुलेट करेगा, इसके ऊपर नज़र रखेगा, तो वैसी एक एंटिटी की ज़रूरत है, एक गवर्निंग बॉडी की ज़रूरत है जिसके पास लाइसेंस हो। किस चीज़ का लाइसेंस हो? अनइक्विवोकली आइडेंटिफाई द पर्सन टू whom इट प्रोवाइड्स सर्विसेज, की अनइक्विवोकली होता है मतलब कि क्लियरली आइडेंटिफाई करना किस चीज़ को, उस व्यक्ति को जिसको सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि आप मार्केट में जाते हैं, आप
50 रुपये 100 रुपये में अपनी एयरटेल की, जियो की कोई भी सिम खरीद कर ले आते हैं। वो आपका आधार कार्ड मांगते हैं, पैन कार्ड मांगते हैं। लेकिन आपने देखा होगा अभी तक की जितनी भी टेरर एक्टिविटीज़ हुई हैं उनके पास भी हमारे ही कंट्री के सिम कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना हम कि यार ये तो टेररिस्ट था, इसको हमने सिम कार्ड कैसे दे दिया। बहुत सारे इसमें लूप होल्स हैं। तो ऐसी गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए जो जिसके पास ये लाइसेंस हो, जो क्लियरली आइडेंटिफाई करे। इसमें क्लियरली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि किसको सर्विसेज दी जा रही हैं। अ सिमिलर क्लॉज अंडर द आईटी रूल्स ब्रॉट इन लास्ट ईयर, बोलता है ऐसा ही एक क्लॉज कि एक एंटिटी बनाई गई जिसको जिसके पास लाइसेंस था, ऐसा ही एक क्लॉज आईटी रूल्स में भी लाया गया। कब? लास्ट ईयर। जिसमें क्या था? रिक्वायरिंग मैसेजिंग एप्स टू एनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। बोल रहे हैं कि जिसमें क्या था लिखा हुआ कि हमें जो भी मैसेजिंग एप्स है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे टेलीग्राफ है ना, टेलीग्राम है, इनको ज़रूरत थी, अनिवार्यता थी कि ये उस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन एनेबल कर सके जहाँ पे पहली दफ़ा ये जो कोई भी मैसेज है वो स्टार्ट हुआ था। यानी कि किसी ने, आपको पता है क्या होता है कि एक जगह से मैसेज चलता है, फिर उसको फॉरवर्ड करते जाते है ना। ये मेरे फ़ोन से मैसेज बना, मैंने अपने फ़ोन में कुछ भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग या अपने कंप्यूटर में करके एक मैसेज बना दिया, मैंने अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, 10 लोगों को फॉरवर्ड करा, है ना। उन्होंने आगे हर एक ने 15-15 लोगों को फॉरवर्ड करा। तो ये क्या लूप चलती गई। अब ये मैसेज ऐसे करके पूरे देश में पहुंच गया। लेकिन अगर कंपनी को यही नहीं पता होगा कि ये मैसेज स्टार्ट कहाँ से हुआ, मुझसे स्टार्ट हुआ, है ना, कंपनी को अगर यही नहीं पता होगा कि मैसेज स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो हम जाके किसको पकड़ेंगे? किसने ना हेट स्पीच फैलाई है, या किसने गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी है, या कौन हमारे खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स फैला रहा है, नहीं पता चल पाएगा, है ना। तो बोल रहे हैं कि कंपनीज को एनेबल करना था आइडेंटिफिकेशन की ओरिजिनली मैसेज कहाँ बना है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन पास हुई है ऑन इट्स कंप्यूटर रिसोर्सेज। अपने डेटाबेस में उनको ये क्लैरिटी रखनी थी। जिसको क्या किया? हैज़ बीन चैलेंज्ड इन द कोर्ट। इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। यानी कि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया, लेकिन किसी ने उठ के कि हमारे प्राइवेसी पॉलिसी का खनन है, तो इसको चैलेंज कर दिया। There are enough valid reasons to doubt whether कि, और वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इसके ऊपर शक कर सकते हैं। कैसे? वेदर, किस चीज़ के ऊपर? दिस इज इवन टेक्निकली पॉसिबल, कि क्या ये टेक्निकली पॉसिबल भी है। क्या चीज़? कि हम अपने जो ओरिजिनल जहाँ से मैसेज स्टार्ट हुआ उसको आइडेंटिफाई कर पाए विदाउट ब्रेकिंग एन इनक्रिप्शन एंड मेकिंग ऑल कम्युनिकेशंस वल्नरेबल। अब आपको पता है हम लोग व्हाट्सएप करते हैं तो उसमें लिखा होता है योर मैसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है कि आपका मैसेज आपके फ़ोन से जनरेट हुआ, अगर बीच में किसने इंटरवीन भी करा, है ना, बीच में कोई ट्रांसमिशन के अंदर में इंटरफेरेंस भी करा, तो भी वो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। वो जिसके लिए आपने भेजा है वहीं पे जाके उसका एनक्रिप्शन खुलेगा। एनक्रिप्शन मतलब होता है जब यहाँ से मैसेज बना तो वो एक कीवर्ड फॉर्म में, मतलब कीवर्ड बोल रहे हो, कोड वर्ड फॉर्म में चला गया। ठीक है, वो कोड्स जाके जिस पते को आपने भेजा है उसी के पास जाके वो कोड ब्रेक होगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि क्या हमारे उनकी जो हमारे इनक्रिप्शन होता है ना, हम तो व्हाट्सएप पे यही सोच के मैसेज करते हैं कि हमारे मैसेज कोई और नहीं पढ़ पा रहा। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर उसको इनक्रिप्शन को ब्रेक करे बगैर क्या ये पॉसिबल भी है करना कि ओरिजिनल सोर्स को पता लगाया जा सके। और अगर हमने इनक्रिप्शन ब्रेक कर दिया तो सारे कम्युनिकेशंस क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे। वल्नरेबल मतलब वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से दूसरे लोग उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनक्रिप्शन खोला तो हमारे हैक हो जाएंगी आईडीज वगैरह, है ना, हमारे अकाउंट्स हैक हो जाएंगे। वल्नरेबल हो गई, वीक हो गई। While this is not to underplay the mounting challenges for ensuring security, बोल रहे हैं कि इस जो हमारे सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनको कम करके नहीं आंका जा रहा। इसके लिए द रिपीटेड अटेम्प्ट्स बाय द गवर्नमेंट टू बी एबल टू टैप इनटू ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो गवर्नमेंट के बार बार के प्रयास हैं कि वो सभी कम्युनिकेशंस के अंदर अपनी पकड़ बना सके। टैप इनटू ऑल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब सभी कम्युनिकेशन मेथड्स के ऊपर अपनी पकड़ बना सके विदाउट मेकिंग श्योर
द कॉमन मैन हैज़ अ लीगल आर्मर, कि बोल रहे हैं कि बिना इस बात की सुनिश्चित किए हुए, बिना इस बात को सुनिश्चित किए हुए कि हर एक आम आदमी का जो है लीगल आर्मर, यानी कि आर्मर क्या होता है, शील्ड होती है, यानी कि वो लीगली प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ। कैसे कि उनका डेटा चोरी ना हो, इज एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक, कि गवर्नमेंट ये प्रयास तो कर रही है कि हमारा हर कम्युनिकेशन पे पकड़ हो, है ना, कि हमने सिक्योरिटी बनानी है, सिक्योरिटी बनानी है, इसके लिए हमारी हर कम्युनिकेशन के ऊपर पकड़ हो, लेकिन उसके लिए वो ये चीज़ नहीं सुनिश्चित कर रही कि अगर हर कम्युनिकेशन के ऊपर पकड़ हो, लेकिन कॉमन मैन जो है, आम हम लोग हैं, हमारे हमारे जो लीगली हमारा कोई भी डेटा इधर से उधर चोरी ना हो, है ना, कोई उसका मिसयूज ना करे, इस चीज़ के ऊपर वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। द गवर्नमेंट नीड्स टू अपग्रेड इट्स थिंकिंग ऑन यूजर्स एंड प्राइवेसी। गवर्नमेंट को अपनी थिंकिंग जो है कि जो यूजर्स होते हैं उनके और उनकी प्राइवेसी के ऊपर उसको अपग्रेड करने की, उसको चेंज करने की, उसको नया करने की ज़रूरत है। दिस ड्राफ्ट नीड्स टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इस ड्राफ्ट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर यानी कि दोबारा प्लानिंग की ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि बहुत सारे इसमें लूप होल्स हैं जिनको बाद में चैलेंज किया जा सकता है। जैसे आईटी रूल्स में जो चेंज लाया गया उसको चैलेंज किया गया, तो इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाई इट इज़ इम्पेरेटिव, यानी ज़रूरी है टू ब्रिंग अ न्यू लीगल फ्रेमवर्क। हमने क्या पढ़ा, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी तक हम लोग टेलीग्राफ वाले 1885 वाले एक्ट के ऊपर चल रहे हैं और 21st सेंचुरी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, है ना, ये था आंसर। अब देखते हैं आगे क्या ऑप्शंस हैं। टू एनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स कंप्यूटर रिसोर्सेज। बोल रहे हैं कि उनके पास जो भी डेटा है, डेटाबेस है, उसके ऊपर जो ओरिजिनल जहाँ से मैसेज स्टार्ट हुआ है, जिसने ओरिजिनली मैसेज बनाया है या जहाँ से मैसेज होना फॉरवर्ड होना स्टार्ट हुआ है, उसका आइडेंटिफाई कर पाए वो। तो ये मकसद नहीं था लीगल फ्रेमवर्क नया बनाने की, तो ज़रूरत ये थी कि हमें नए एक्ट्स की ज़रूरत है क्योंकि कम्युनिकेशन मेथड्स चेंज हुए हैं और लोगों की थिंकिंग चेंज हुई है ना। टू ओवरप्ले द माउंटिंग चैलेंजेस फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी, की जो भी आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरप्ले कर सके, उनको नज़रअंदाज, मतलब एक तरह से उनको ओवरकम कर सके सिक्योरिटी के लिए, तो ये भी आंसर नहीं है। टू टैप इनटू ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, हर एक तरह के कम्युनिकेशन में टैप करना, ये भी आंसर नहीं है। टू डील विद द रियलिटीज ऑफ 21st सेंचुरी एज द एग्जिस्टिंग वन इज बेस्ड ऑन द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर ड्राफ्ट, वाई द ड्राफ्ट नीड्स टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, क्यों जाना है ड्राफ्ट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर दोबारा से? क्या आंसर है इसका? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, है ना, बहुत सारे इसमें चीज़ें, हमारे राइट्स के बारे में ध्यान नहीं रखा जा रहा, है ना। तो क्या है, बिकॉज इट प्रिवेंटिंग अ मैसेज फ्रॉम बिंग ट्रांसफर, बोल रहे हैं कि क्योंकि ये किसी मैसेज को ट्रांसमिट होने से रोकता है, नहीं वो सिर्फ 2 या 3 बातों में रोकता है, अदरवाइज ट्रांसमिट होने से नहीं रोकता, तो ये रीज़न नहीं है। बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज रिक्वायरिंग अ लाइसेंस इन ऑर्डर टू ऑपरेट, बोल रहे हैं कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को एक लाइसेंस चाहिए ऑपरेट करने के लिए, वो तो पहले भी चाहिए था, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो ये नहीं है। बिकॉज इट टेम्पर मतलब हानि करना, कम करना, द यूजर्स फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी, यही रीज़न है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्राइवेसी, जिसको गवर्नमेंट ने बोला है कि प्राइवेसी जो है वो हमारा फंडामेंटल अधिकार है, उसको कम कर रहा है ये, ठीक है। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से इसको वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाने की, यानी कि रीप्लानिंग की ज़रूरत है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिटोरियल, एडिटोरियल में कही गई कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी हैं जो वो सही हैं। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड अ सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जनता है उसके जो अधिकार हैं प्राइवेसी के, उसको फंडामेंटल राइट माना, तो ये तो सही है, उसने माना, है ना, तो फर्स्ट करेक्ट है। Messaging apps are required to identify the first originator of information under the IT rules, पूरे IT rules के अंडर में मैसेजिंग एप्स को फर्स्ट ओरिजिनेटर होगा इंफॉर्मेशन का, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, तो ये भी सही है
है ना, मैसेजिंग ऐप्स को ये करना होगा, आईटी रूल में यही ऐड हुआ था, हालांकि ये कोर्ट में चैलेंज किया गया पर है तो यही। द न्यू डेफिनेशन इंक्लूड्स ओनली इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, ये तो गलत है, इसमें तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के अंडर में तो उन्हें सब कुछ डाल दिया, तो सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं है, तो ये गलत है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है। अब हमें देखना है फर्स्ट और सेकंड कहाँ आ रहे हैं, ऑप्शन ए में फर्स्ट और सेकंड आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। According to the draft telecommunication bill, on what occasions government can prevent a message from being transmitted? कौन से दो occasions पे वो कर सकती है कि अगर पब्लिक इमरजेंसी की बात हो और पब्लिक सेफ्टी की बात हो, तो आ रहा है ऑप्शन बी में आ रहा है एनी पब्लिक इमरजेंसी और इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन 5 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो ये हो गया हमारा पेपर सॉल्व, 5 नंबर पक्के। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो इंग्लिश माध्यम का टेलीग्राम चैनल जाके आप ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी 87 के सब्सक्राइबर्स, आपकी तरह आपके फ्रेंड्स 87 के सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो देख लीजिए आपके कौन से फ्रेंड ने आपको नहीं बताया इसके बारे में। ठीक है, और आप हमारी वेबसाइट के पे भी जा सकते हैं, आप ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको सारे मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, और दैट्स ऑल फॉर द सेशन टुडे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।